सर मैं आपकी बात से एग्री हूँ, लेकिन देखिए ग्लोबलाइजेशन भाषा आज भले इंग्लिश बन चुकी है, लेकिन सर चीन की आप पॉपुलेशन वहाँ पे तो इंग्लिश तो बहुत सुना है कि मैंने, जहाँ तक मेरा अनुमान है। यार देखो, चाइना की बात मत किया करो, चाइना डेमोक्रेटिक कंट्री नहीं है पहली चीज। और चाइना का कितना क्रेडिबिलिटी है, अब राजा भैया बनना है तुमको, ये बताओ। नहीं सर, लेकिन इसकी एक अच्छाई तो देखिए, उसने अपनी भाषा को अनुरूप बना के उसने कहा मैं दूसरी भाषा को अडॉप्ट ही नहीं करूंगा, अपनी भाषा को ग्लोबल स्तर पे ले जाऊंगा। ये तो देखिए सर आप इसको। अरे यार तो तुम उसी का नकल करो, फिर मत इंग्लिश पढ़ो। हम तो तुम्हें सर मैं ये नहीं कह रहा हूँ, मैं आपकी बात से एग्री हूँ। हम तुम्हें राइफल तान, हम तो भाई तुम्हारे भले की जो बात है, जैसे हमने क्या दो एग्जाम्पल दिया कि मान लो तुम्हें ताकतवर होना है और कमजोर होना है, तो दोनों में से क्या चूज करोगे? ताकतवर होना। और अगर इंग्लिश पढ़ने से आप हिंदी बोल तो रह गए हैं। मैंने जो आजमगढ़ का लड़का था उसको भी कहा, मैं जिला इसलिए पूछा कि भाई कहाँ के हो, कोई लंदन से ही तो इस क्लास में है नहीं, या कोई तमिलनाडु से तो है नहीं इस क्लास में, इधर ही के लोग हैं। तो आप जो मदर टंग है उसको कैसे भूल जाएंगे? डिस्कशन देखिए, जैसे दूसरे उसमें ना ले जाए कीजिए बार बार। बहुत सारी बातें हम आपके फायदे के लिए करते हैं, हमें कोई हिंदी से जलन नहीं है। हिंदी में हमेशा हमारा टॉप पे मैं रहा अपने क्लास में। ऐसे कंपटीशन वगैरह में यूनिवर्सिटी में भी मुझे फर्स्ट प्लेस मिला, इकोनॉमिक्स डिपार्टमेंट में जो ऐसे कंपटीशन होता है। तो ऐसा नहीं हो, हिंदी में ही हमने लिखा था। और उस समय बेरोजगारी का वो दौर था कि लोग लखनऊ से ग्रुप क्या बोलते हैं, समूह ख ग ग्रुप नहीं ग्रुप ग था, क्लर्की का एग्जाम था। और शायद राजनाथ सिंह 2001 की बात होगी, उसी से हम BA1 में थे हम लोग। तो हमने भीड़ जब देखा कि समूह ग का एग्जाम देके लखनऊ से इतने लोग आ रहे हैं, तो वो सब भी हमने उसमें कोट किया था। तो ऐसा नहीं है, जैसे हिंदी से मोह माया अच्छी बात है, लेकिन इंग्लिश को नेग्लेक्ट करना अच्छी बात नहीं। सर हम लोग इंग्लिश को नेग्लेक्ट नहीं कर रहे हैं, लेकिन सर हम लोग का जो भाषा, जैसा हम लोग का पर्यावरण नहीं सर, हम लोग का जो भाषा हिंदी है, तो वही भाषा हम लोग के पर्यावरण के, जिस पर्यावरण में रहते हैं सर, तो वही बोली जाती है। तो इसीलिए इंग्लिश से बहुत दूर हम लोग हैं, तो इसीलिए डर लगता है हम लोग को इंग्लिश से। डरने की जरूरत नहीं, उसी डर को तो समाप्त करना, तभी तो मजबूत हो जाओगे। तो हमने क्या कहा, उसका तरीका बताया ना। देखो, बहुत सारे इंडियन राइटर्स के नॉवेल, जैसे R.K. नारायणन का नाम सुना है तुम? बिल्कुल सर, पढ़िए। उनके नॉवेल्स जो है, उनकी इंग्लिश थोड़ी सिंपल है, ठीक है। तो उनके जैसे कि नॉवेल्स वगैरह पढ़िए, शॉर्ट स्टोरीज पढ़िए। LR शर्मा सर इंग्लिश के प्रोफेसर हैं यूनिवर्सिटी में ही, उनकी बहुत सारी शॉर्ट स्टोरीज की बुक्स है। देखिए, बुक्स वगैरह तो खरीदना ही पड़ेगा। और हिंदी, और ऐसा नहीं कि इंग्लिश के नॉवेल और कहानी पढ़ेंगे तभी भाषा, हिंदी का भी पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि ये सब चीजें करेंगे तभी जाके मजबूती आएगी। आई बात समझ में? यस सर। नहीं समझे? जब तुम भाषा देखो, ये साहित्य, इसीलिए मैं बार बार कहता हूँ कि जब साहित्य पढ़ोगे तो उससे क्या होगी, भाषा मजबूत होगी, चाहे वो इंग्लिश हो और चाहे हिंदी हो। और उसका साहित्य क्या है, कहानी। अब ग्रामर तो साहित्य में आएगा नहीं, ग्रामर का अपना रोल है, ग्रामर की अपनी भूमिका है कि नहीं है? सर। अगर तुम सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट की जगह रख दो, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट की जगह बदल दो, और ऑब्जेक्ट और सब्जेक्ट में क्या फर्क है? कोई विशेष फर्क नहीं है, दो शब्दों का फर्क है। उधर SU का, इधर जो है O का फर्क है, यही तो फर्क है। लेकिन अगर दोनों का प्लेस बदल दोगे तो जमीन आसमान। ये ग्रामर की भूमिका हो गई। लेकिन जो भाषा की भूमिका है, साहित्य की भूमिका, उससे आपकी भाषा मजबूत होती है। जैसे मान लीजिए प्रेमचंद का कोई नावल आप पढ़ते हैं, कोई नावल बताओ तुम लोग जरा जो पढ़े हो। गोदान। चलो गोदान बहुत अच्छा, चलो गोदान बहुत अच्छा। चलो ठीक है, हो गया। अरे हो गया भाई, नावल में मत घुसो, उस चीज में घुसो जो सीखना है, जो मैं बताना चाह रहा। चलो गोदान ले लो, कोई ले लो नावल। तो गोदान जैसे ग्रामीण परिवेश पे ही बना हुआ है, और मैक्सिमम लोग इस क्लास में ग्रामीण परिवेश के होंगे। अब सोचो, जो वो खाका खींचे हैं, जो बताए हैं, वो आज की डेट में तुम्हें नहीं दिखेगा।
कि दिखेगा? नो सर। लेकिन जितने पिछड़े एरिया में जाओगे वो दिखता और बढ़ता चला जाएगा। ठीक है। और जब आप नावल पढ़ते हैं तो आप उस नावल में पार्टिसिपेट करते हैं, चाहे हुरिया के रूप में, चाहे उस बुढ़िया के रूप में, और कौन कौन उसमें किरदार हैं, सब है ना। लोक लाज लज्जा शब्द इस्तेमाल किया गया उस नावल में। ये लोक लाज लज्जा के डर से वो एकदम दबा रहता है। नहीं जी सर। जी सर। अब पढ़े नहीं हो तुम लोग, अगर पढ़े होते तो एक एक चीज याद होता है। पढ़ना चाहिए सर पढ़े हैं हम लोग। नहीं तो ठीक है, कुछ लोग पढ़े हैं, सब लोग को पढ़ना चाहिए ना, पूरी क्लास को पढ़ना चाहिए। हमारा काम, हमारी जिम्मेदारी पूरी क्लास है, 2-4 लोग नहीं है। और सब में ज्ञान का, और ये तो यार ये क्लास जब ज्ञान का प्रचार प्रसार हो जाएगा इसमें, तो ये ज्ञान फिर फैलेगा, ये तुम्हारे पीढ़ियों में जाएगा, तुम्हारे गांव के आसपास जो बाल बच्चे होंगे उनके में जाएगा। ठीक है। तो ये दीपक के प्रकाश की तरह ज्ञान फैलता है। जैसे घर में एक आदमी जब पढ़ लेता है तो सबके पढ़ाई का ख्याल रखता है, नहीं रखता है? रखता है सर। वो बताता है कि ऐसे पढ़ो। ये हम क्यों तुम्हें बता रहे हैं, बताओ इसका क्या यहाँ पे कंपैरेटिव पॉलिटिक्स में क्या भूमिका है? लैंग्वेज का, भाषा का। वो तो मान लो जेएनयू की बात पे होने लगा, जेएनयू जाने की क्या जरूरत है? पूर्वांचल से कर लो, एमए यहीं से कर लो, हमने तो नहीं कहा कि यहीं से कर लो। अब थोड़ा यहाँ से अच्छे जगह जाओ तो वहां का एनवायरमेंट जो ओपन एनवायरमेंट है, जैसे देखो डीयू का एनवायरमेंट, कभी तुम हाफ पैंट पहन के यहाँ पाओगे यूनिवर्सिटी में, हाफ पैंट और टी शर्ट। डीयू में बच्चे पढ़ते हैं जाके ग्रेजुएशन में। तो हम ये नहीं करेंगे, अब सबका देखो, हर यूनिवर्सिटी का अपना इकोलॉजी एनवायरमेंट है। जो बच्ची ने कहा कि हम लोग हिंदी में, तो हिंदी से कोई गुरेज नहीं, लेकिन थोड़ी सी इंग्लिश आप लोग अपना दुरुस्त करिए, उससे आप ही लोगों को फायदा होगा। फिर 2-3 साल बाद आप कहेंगे कि नहीं सर ने सही कहा था। तो 2-3 साल टाइम गंवा के वो ज्ञान आए, उससे पहले ज्ञान ले लो, ताकि आपकी इच्छा, हम तानाशाह नहीं है, और हम लोग चाइना नहीं है, रसिया नहीं है, नॉर्थ कोरिया नहीं है। रसिया तो फिर भी ठीक है, हम लोग नॉर्थ कोरिया नहीं है कि गन के दम पे आपसे एक्सेप्ट करवा लें कि हिंदी छोड़ दो। हमने हिंदी छोड़ने की बात नहीं की, हिंदी के साथ साथ इंग्लिश पे भी थोड़ा सा वर्क कीजिए तो उससे अच्छा। बहुत सारे टर्म तो हम इंग्लिश के इस्तेमाल करते हैं यार, ऐसा नहीं हो। क्या तुम लोगों को नहीं समझ में आता है? हेलो जी सर। सर समझ में आता है। जी सर। तो उसी, और जो तुम हिंदी की किताब भी तुम्हारे पास होगी तो उसमें कहीं न कहीं ब्रैकेट में इंग्लिश का वो दिया होगा। हाँ सर, नहीं दिया, कहीं कहीं पे दिया है सर, कहीं कहीं। हाँ, तो उसको जो है उसको देखने की जरूरत है। और उसको, जैसे मान लो कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म हम लोग बोलते हैं बार बार, ये संविधानवाद है। कॉन्स्टिट्यूशन बोलते हैं, संविधान है उसका मतलब क्या? यही सारी चीजें हैं ना। डेवलपिंग कंट्रीज बोलते हैं, कल हम लोग इसकी चर्चा किए, तो उसको विकासशील देश बोलते हैं। इसमें क्या ऐसा है कि नहीं आएगा? लेकिन तुम लोग थोड़ा सा ना वो करो, साहित्य वाले पोर्शन के काम। जैसे एक नावल और अच्छा है, श्रीलाल शुक्ल जी का राग दरबारी है, जो पॉलिटिकल सिस्टम या एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम पे व्यंग है, उसको भी पढ़ना तुम लोग। सर फिर से बोल दीजिए, क्या नाम है? राग दरबारी श्रीलाल शुक्ल जी का है। और हमने उसका भी उपाय तुमको बताया कि जैसे एक आदमी नहीं खरीद पाता है, तो जैसे एक आदमी एक खरीदे, 10 लोगों का ग्रुप है तो 10 हो जाएगा, आपस में इंटरचेंज करके पढ़ सकता है। ठीक है, चलो जी सर। अब हम लोग संविधानवाद पे आते हैं। तो संविधानवाद देखो डेवलपिंग कंट्रीज में कैसे, उसकी भी कल चर्चा हुई, बहुत सारी बातें पीछे हो चुकी हैं, कैसे कैसे उसका डेवलपमेंट होता है, कहाँ अब इस समय क्या है। तो संविधानवाद के, हाँ सर एक सवाल है, ये आप जो बोल रहे हैं वो बुक खरीदने के लिए इंग्लिश के, सर उस बुक को हम लोग अगर पढ़ लेते हैं तो
लेकिन हम उसे यूज करने के लिए तो वैसा हम लोग को वातावरण भी चाहिए। प्रॉब्लम यही है तो सर। वातावरण यही तो बनाना, प्रॉब्लम नहीं वातावरण तो बनाना पड़ेगा ना। तो सर हम लोग के जो जिस वातावरण में रहते हैं वो सिर्फ हिंदी बोलते हैं, यही हम लोग की प्रॉब्लम। बांग्लादेश में रहते हो? नहीं सर, इलाहाबाद रहने के लिए क्यों मैं कह रहा हूँ, जैसे लाइब्रेरी में आओगे, मिलोगे, 2-4 लोगों का ग्रुप बनाओ, अलग अलग पढ़ाई नहीं होती है यहाँ। देखो पढ़ाई के साथ साथ आपका पर्सनालिटी का भी डेवलपमेंट होता है, और ये पर्सनालिटी के डेवलपमेंट का ही पार्ट है। जैसे 3 साल इलाहाबाद रह लोगे, यूनिवर्सिटी में रह लोगे भी, तो तुम लोगों का बैड लक है ये कि तुम लोग रह नहीं पा रहे हो। दूसरा चीज है कि यूनिवर्सिटी खुल नहीं रही है। अब देखो जैसे इस क्लास में और जो आमने सामने की क्लास हम लोगों की होती है, दोनों में जमीन आसमान का फर्क होता है। और वहां जब तुम आते तो तुम लोगों का इंटरेक्शन होता है और वो सोशल डेवलपमेंट होता है, इंटरपर्सनल स्किल डेवलप होता है। तो तुम्हारा हाव भाव, लुक, कपड़ा, पोशाक, पहनावा सब चेंज हो जाता है यहाँ आके, नहीं ऐसा महसूस नहीं होता है? जी सर। जी सर। और ये कैसे होता है? ये जो आपके आसपास जिस एनवायरमेंट इकोलॉजी की तुम लोग बार बार दुहाई दे रहे हो, तो उसी एनवायरमेंट इकोलॉजी से होता है। हम लोग भी आए तो हम लोग जैसे अपने जिले के हिसाब से कपड़े लगते पहनते थे, जो उधर चलते था कलर वगैरह। अब यहाँ आए तो हॉस्टल में रहे, हॉस्टल अच्छा था तो हॉस्टल अच्छे सीनियर्स थे, तो उसमें बहुत सारा कुछ सीखने को मिला। तुम लोगों के टाइम तो रैगिंग वगैरह हम लोग तो 6 महीना इंट्रो दिए, तो बहुत सारा चीज, ऐसा नहीं उसमें बहुत सारा चीज सीखता भी आदमी, थोड़ी बहुत चीजें होती हैं तो सब। अब हॉस्टल में रहने पे तुम लोग बहुत सारा कुछ सीख जाओगे। जैसे जब अभी 2 बच्चियां आई थी कुछ कॉपी चेक कराने आशीष सर से, हमने कहा तुम लोग इलाहाबाद यूनिवर्सिटी को तुम लोग दम से रहा करो, तो दम से थोड़ा खड़ी फिर बात की। ये इंटरेक्शन होगा तभी तो सिखाएगा आदमी। ये क्लास में इंटरेक्शन हो रहा है तभी तो कि ये पढ़ लो वो पढ़ लो, ये कैसे हो रहा है? तो ये कोरोना का थोड़ा सा बैड इफेक्ट है, लेकिन आप 4-5 लोगों का ग्रुप बना लीजिए, 10 लोगों का ग्रुप बनाइए, आपस में बात कीजिए, बोलिए। और अब तो मोबाइल वगैरह पे इतना सब वीडियो वगैरह तुमको मिल जाएगा सब इंग्लिश स्पीकिंग के बारे में, तो बहुत सारा सुविधा है। नहीं आता है गलत सही बोलो, अपना शीशे के सामने बोलो खड़े होके। सर इंग्लिश बोलने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, इंग्लिश तो अच्छी है बोलने में, बहुत अच्छा लगता है। तो फिर क्या समस्या क्या है, क्यों इतना है? सर समस्या इन लोग को ये कह रहे हैं कि इस लेक्चर और टाइम को इतना बर्बाद क्यों कर रहे हैं लोग, जब समस्या नहीं है? पता नहीं मेरे लिए भैया सर सबको समझ लिए हैं, लगता है इनकी तरह सब हो गए। हर व्यक्ति की अपनी समस्या होती है। नहीं तो जैसे उसमें ठीक है, अपने अपने ये तो कोई नहीं कहा ना कि भाषा एकदम आप छोड़ दीजिए, पर हमने कहा कि बाइलिंगुअल रहिए। तो कहीं ना कहीं थोड़ा सा आप यस सर बाइलिंगुअल रहिए। और रही बात सर, राजा राम मोहन राय वगैरह कई भाषाएं आती हैं। बिल्कुल। चलिए अब हम लोग कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म के प्रॉब्लम्स की बात करते हैं। अब तुम लोगों की प्रॉब्लम्स की बात बहुत सारी होगी। जेएनयू का पेपर शायद ऑब्जेक्टिव आता है, उसको ध्यान से तुम लोग पता करो। क्या चीज? सर हिंदी में भी आता है। हिंदी में पता नहीं, लेकिन ऑब्जेक्टिव वो सर हिंदी में नहीं आता उसका पेपर, सिर्फ इंग्लिश में आता है। जेएनयू का इंग्लिश में आता है, ड्यू का भी। सर बस हिंदी का पेपर हिंदी में आता है और बाकी सब इंग्लिश। नहीं ऑब्जेक्टिव रहता है ना। अब यस सर हम लोग के टाइम जैसे सब्जेक्टिव था, सर क्लास इंग्लिश चलती है? क्या चीज? क्लासेस इंग्लिश मीडियम में चलती है क्या वहाँ पे? क्लास इंग्लिश मीडियम में चलेगी, हिंदी में भी बोलते हैं लोग, ऐसा नहीं है। पहले एंट्रेंस तो निकालो, कितना तुम लोग सोचते। अभी 3 एग्जाम तुम लोग कर रहे थे, 3 एग्जाम चला गया कि नहीं चला गया? 3 एग्जाम का टेंशन समाप्त। अरे भाई यूनिट एग्जाम का टेंशन समाप्त हो गया कि नहीं हो गया? तो इतना बहुत सोचना चाहिए। पहले वहां एडमिशन तो लो, हिंदी इंग्लिश बाद में करना, जाके वहां सब सीख जाओगे। करत करत अभ्यास से जड़मत होत सुजान। जड़मत जड़ बुद्धि वाला सुजान हो जाता है, ज्ञानी हो जाता है। रसरी आवत जात से सिल पर पड़त निशान। क्या
समझ में नहीं आया? जी आया? सर, समझ में आया। तो अभ्यास करिए, अभ्यास से सब कुछ संभव है। ये हम लोग अभ्यास ही तो कर रहे हैं। कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म तुम लोग लेके पैदा हुए थे क्या? आए थे घर से लेके कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म? संविधानवाद घर से लेके नहीं आए थे। जब संविधानवाद समझ सकते हो तो इंग्लिश बोलने और हिंदी लिखने पढ़ने में क्या दिक्कत है? ठीक है, चलो। तो प्रॉब्लम्स जो है संविधानवाद की क्या है? प्रेजेंट टाइम में डिफरेंट फोर्सेस हैं, तमाम ऐसी शक्तियां हैं जो संविधानवाद के खिलाफ हैं। क्यों हैं? क्योंकि कहीं ना कहीं उनके वेस्टेड इंटरेस्ट, उनका हित छुपा हुआ है संविधानवाद का विरोध करने में। लेकिन चलो कुछ लोगों का हित है, तो जो जिनका हित संविधानवाद में है उनको भी तो जगह रहना चाहिए। अगर वो शक्तियां संविधानवाद को तोड़ने में लगी हुई हैं, संविधानवाद मैसेज मत किया करो तुम लोग बाद में डिस्कशन खूब किया करो। तुम लोगों का डिस्कशन वाला नीड फुलफिल नहीं हो पाता है। तुम लोग लड़ते झगड़ते क्लास में, क्लास के बाद, और इसके बाद तुम लोगों का ये सब नीड पूरा हो जाता है। ये भी नीड है, ये आदमी का नीड है, साइकोलॉजिकल नीड है। वो जो पढ़ता है तो कुछ कहीं ना कहीं तो उसको बोलना चाहिए। तो मस्ट बी मेड ऑफ द फोर्सेस दैट वर्क अगेंस्ट द ऑपरेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नमेंट। कि जो तमाम ऐसी शक्तियां हैं इस मॉडर्न टाइम में, अब देखो धीरे धीरे जो साम्यवाद था, जो समाजवाद था, जो मार्क्सवाद था, उसका विरोध किए सब। उसका विरोध करते करते अब देखो बीच में तुम लोग सुनोगे कि यूनिपोलर वर्ल्ड हो गया है, रसिया को तोड़ा। लेकिन अभी देखो अब क्या हो गया, अब रसिया चाइना क्या हो रहा है, मजबूत हो रहे कि नहीं हो रहे? हेलो, यस सर, हो रहे हैं ना। तो ये ऐसा नहीं कि कोई ये कह दे कि एक टाइम, हाँ उस टाइम विशेष पे कुछ चीजें रेलिवेंट होती हैं। जैसे गांधीजम वगैरह को देख लो, तो वैसे ही कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म है। तो कुछ लोगों के लगने से नहीं होगा। जैसे देखो अभी राकेश झुनझुन, अपने यहाँ देख लो, राकेश झुनझुनवाला क्या बोलता है कि जो लोकतंत्र है, और लोकतंत्र कैसे है? कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म की वजह से ही लोकतंत्र है। संविधान और संविधानवाद की वजह से तो तुम्हारा लोकतंत्र है, नहीं तो राजतंत्र होगा, और नहीं तो तानाशाही होगी, अधिनायकवाद होगा, टोटलिटारियनिज्म होगा, और नहीं तो मिलिट्री रूल होगा। तो अब वो जब कह रहा है कि लोकतंत्र विकास में बाधा है, तो वही गुलाम तंत्र लाना चाहते हो तुम, यही ना? कि 200 रुपया दो, कोड़े मारो इनको, यही चाहता है ना वो एज ए कैपिटलिस्ट। अब कहां सोशलिज्म और अभी राकेश झुनझुनवाला के स्टेटमेंट को पढ़ो तो कहां मार्क्सवाद और सोशलिज्म जो है रेलिवेंट नहीं है कि नहीं यहाँ पे? तो उसका विरोध करने के लिए तुम क्या खड़ा करोगे? वही तो सोशलिज्म ही तो खड़ा करोगे, समाजवाद। गरीब का भला हमेशा समाजवाद में ही होगा। आया समझ में? नहीं आया समझ में? यस सर। अगर सरकारी हॉस्पिटल नहीं होते तो कोरोना के टाइम में और स्थिति खराब हो जाती। और कोरोना छोड़ दो, कोरोना को किनारे करो, नॉर्मल हेल्थ में बहुत से लोग जो है पेइंग कैपेसिटी उनकी नहीं है, कहां जाएंगे? अंबानी वाले हॉस्पिटल में। प्राइवेट डॉक्टर के जाओगे, देख लेगा वो? देखेगा नहीं सर। और अगर सरकारी हॉस्पिटल है नहीं देखेगा तो क्या करोगे? आंदोलन हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? उसका ट्रांसफर भी हो जाएगा। तो कहीं ना कहीं वीकर सेक्शन के लिए, और हम लोग डेवलपिंग कंट्री हैं, एज ए डेवलपिंग कंट्री हमारा सोसाइटी बहुत अभी कमजोर वर्ग है, पॉवर्टी बहुत ज्यादा है, बेरोजगारी है, और इसी को समान करने की बात संविधानवाद में कही जाती है। तो जिसके हित का अहित होगा, और किसके हित का अहित होगा? जो पूंजीवादी है, जो ताना
तानाशाही प्रवृत्ति का है, तो लोकतंत्र में उसका अहित होगा कि नहीं होगा? उसका अहित नहीं होगा, उसे लगेगा ऐसा। सॉरी, लोकतंत्र उसका भी अहित नहीं करेगा। लोकतंत्र तो सबका तंत्र है। वो उसका जो ग्रीड है, उसका जो लालच है, जैसे गांधी कहते हैं ना कि जो पृथ्वी है, एवरीबडी नीड, ये सबकी आवश्यकता के लिए इसके पास है, लेकिन किसी एक व्यक्ति के ग्रीड के लिए, लालच के लिए इसके पास कुछ नहीं है। एक व्यक्ति अगर लालच कर दे, सपोज करो तुम 1000 जोड़ी जूते पहनने का तुम्हारा वो हो जाए लालच, और अगर 2-2 जूते करे तो 500 लोग पहनेंगे नहीं पहनेंगे? वो रिसोर्स कहाँ है? वो रिसोर्स इसी धरती से तो आया है। तो कहीं ना कहीं स्कैर्सिटी आएगी जब आपका लालच बढ़ेगा तो। और लालच पूंजीपति का बढ़ना ही है। वो उसके क्या है? उसके मन में ही है, सेल्फ इंटरेस्ट गवर्न द मैन। थॉमस हॉब्स कहता है कि नहीं कहता है? तो वैसे ही बहुत सारी शक्तियां जो है कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म के खिलाफ काम करती हैं और कर रही होती हैं। उनमें अगर हम ब्रॉडली जैसे देखें, मोटे तौर पे कैटेगराइज करें, उसका डिवीजन करें, जैसे वार, इमरजेंसी, सोशियो इकोनॉमिक डीजनरेशन, ठीक है? अब देखो कैसे होता है, अब तो हम लोग एक एक करके पढ़ेंगे। वार समझ रहे हो ना, युद्ध। इमरजेंसी समझ रहे होगे? इमरजेंसी को क्या बोलते हैं हिंदी में? आपातकाल। आपातकाल। और आप सोशियो इकोनॉमिक डीजनरेशन, जो सामाजिक आर्थिक अगर डीजनरेट हो जाएगी व्यवस्था तो भी ये चीज आएगा। जैसे कंसंट्रेशन ऑफ इकोनॉमिक पावर कर दोगे, क्या करेगा वो? कोई व्यक्ति 1000 करोड़ का मालिक है, कोई व्यक्ति 1000 रुपया भी नहीं है, तो क्या होगा? इनइक्वालिटी आएगी कि नहीं आएगी? एक्सप्लॉइटेशन बढ़ जाएगा सर। एक्सप्लॉइटेशन बढ़ेगा, इनइक्वालिटी आएगी। और अभी देखो अगला टॉपिक रूल ऑफ लॉ है, जो इक्वलिटी की बात करता है। जब आर्टिकल 14 पढ़ते हो तो वहां रूल ऑफ लॉ की बात होती कि नहीं होती? जी सर। इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ, इक्वलिटी बिफोर लॉ, ये भी दो बातें हैं कंसेप्ट। बाकी बहुत सारी चर्चा हम लोग उसमें करेंगे जब रूल ऑफ लॉ करने चलूंगा। लेकिन यहाँ जो वार है, इमरजेंसी है और सोशियो इकोनॉमिक डीजनरेशन है, ये चीजें क्या करती हैं? ये ऐसी फोर्सेज हैं ये जो कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म के लिए प्रॉब्लम क्रिएट करती है, संविधानवाद के खिलाफ काम करती है। अब जैसे वार का हम लोग कर लेते हैं थोड़ा सा। अब वार टाइम में क्या होता है? जो गवर्नमेंट, जो लिमिटेड गवर्नमेंट, युद्ध के समय में क्या होता है? इमरजेंसी लागू करने का प्रोविजन है आपके संविधान में। जी सर। और ये इमरजेंसी का प्रोविजन सिर्फ भारत में ही नहीं है, अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन में भी होगा, ब्रिटेन में भी ऐसी कोई व्यवस्था होगी। और अगर ब्रिटेन में रिटेन नहीं है तो भी जब युद्ध होगा या सेकंड वर्ल्ड वॉर देखे होंगे तो पूरी ताकत झोंक दी जाती है कहाँ पे? युद्ध में। यस सर। और एक चीज आप बार बार सुनते हो कि जंग में सब कुछ जायज है। एवरीथिंग इज फेयर इन लव एंड वार। हाँ, जंग में सब कुछ जायज है ना। तो जब जंग में जायज है यानी संविधानवाद की धज्जियां उड़ा देना भी जायज है। जी सर। जब संविधानवाद की धज्जियां उड़ेंगी, और ये नहीं, अभी इसमें हम लोग देखेंगे ऐसे बहुत सारे स्टेट्स हैं जो नहीं कुछ नहीं करते, और बहुत से ऐसे स्टेट्स हैं जो वार का आड़ लेके, युद्ध का ढाल बना करके, युद्ध को ढाल बना करके बहुत सारा ऐसा उल्टा सीधा एक्ट ला देंगे, उल्टा सीधा काम कर लेंगे जिसमें वो अपना काम कर ले जाते हैं। जैसे इमरजेंसी हम लोग एक शब्द पढ़े हैं, कोविड क्या है सर? एक आपातकालीन बीमारी आई थी हमारे देश में। इमरजेंसी तो है। यस सर। इमरजेंसी है ना। इस कोविड के टाइम में किसान एक्ट लाने की क्या जरूरत थी? इस कोविड के टाइम में फैक्ट्री बेचने की क्या जरूरत थी? ये देखो, ये जो पढ़ रहे हो, ये यही लिंकअप करना तुमको आना चाहिए। यस यही सर। क्रिएटिविटी, यही इंटेलेक्चुअल माइंड है। तो जो हम तो ब्रॉडली पढ़ रहे हैं और हम लोग पीछे का पढ़ रहे हैं।
अभी शुरुआत नहीं है। 2014 में हम लोगों को पता था कि बहुत ही हाईली ट्रांसफॉर्मेटिव, क्योंकि जो शर्मा सर हैं उन लोगों से बातचीत से या उन लोगों के आसपास रहने से सब चीजें पता चलती है। ये अभी के नहीं है, ये सब 2014 वाले में बने हुए थे। इलेक्शन आ गया तो टल गया था, दूसरा टर्म मिल गया तो देखो गवर्नमेंट क्या कर रही है। अब तीसरी बार जिताओ तो फिर देखो क्या करती है। तुम्हारा हार मांस भी बेच देगी, तुम्हारा खून बेच देगी सरकार। हाँ यार, कितना बेवकूफ सरकार है। खून लेने, ब्लड बैंक से लेने जाओ ब्लड, उस पे साला जीएसटी लेते हैं सब। कितना गलत है। चरम सीमा पे। नहीं, तुम सोचो, ब्लड लेने तुम जा रहे हो अपने किसी रिलेटिव के लिए, तो तुम क्या खुशी खुशी जा रहे हो? तुम वो खर्च जो है लग्जरी पे कर रहे हो। और इसके पहले जो सरकारें थी क्या था, लग्जरियस आइटम पे जो टैक्स लगता था लग्जरीज पे लगता था। दबा भाई जो कमा रहा है वो पेइंग करेगा। प्रोग्रेसिव टैक्स है, रिग्रेसिव टैक्स नहीं है। चलो, तो वार की हम लोग बात करते हैं। तो वार में गवर्नमेंट क्या करती है? एब्सोल्यूट पावर, और एब्सोल्यूट पावर करप्ट्स एब्सोल्यूटली। एक्टन का स्टेटमेंट सुने हो ना? यस सर। एक्टन का स्टेटमेंट नहीं पढ़े हो कभी तुम लोग? पावर करप्ट्स, बताया था। एब्सोल्यूट पावर करप्ट्स एब्सोल्यूटली। तो जब एब्सोल्यूट पावर इसको आ जाएगा तो एक्टन का स्टेटमेंट आ गया कि नहीं? यहाँ पे आ गया। और तुम जानते हो कि करप्शन कितना बड़ा कोड़ है समाज के लिए। और भारतीय समाज में ये करप्शन जो है यहां से नहीं आया है। भारतीय समाज में करप्शन कहां से आया है? ये ब्रिटिशर्स की देन है। ब्रिटेन, उन लोगों के जमाने में जो स्टेट था वो वेलफेयर स्टेट नहीं था, पुलिस स्टेट था, एक्सप्लॉयटेशन का था। और आज भी तुम्हारी पुलिस क्या करती है? यही तो करती है जी सर। तो जो अब तुम, और वही नहीं, किसी भी डिपार्टमेंट में करप्शन क्या है? करप्शन जो है बहुत बड़ा मदर प्रॉब्लम है, जो अन्य प्रॉब्लम्स को जन्म देता है। ठीक है? तो जो गवर्नमेंट क्लेम्स एब्सोल्यूट पावर, और वो किस नाम पे करता है? वो इसी नाम पे करता है कि फॉरेन एग्रेशन हो रहा है, और इसके आड़ में वो क्या करता है? क्रश करता है इसेंशियल लिबर्टीज ऑफ द पीपुल। आपका लिबर्टी जो फंडामेंटल राइट्स मिला हुआ उसको क्रश कर देता है। कौन? गवर्नमेंट। जो लिमिटेड थी वो अब अनलिमिटेड हो गई। तो कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म के लिए खतरा हुआ कि नहीं हुआ? हुआ ना? जी सर, हुआ। लेकिन अगर ये सही तरीके से हो, उन चीजों का इस्तेमाल वार के लिए सिर्फ करे तो खतरा नहीं है, क्योंकि एग्जिस्टेंस, वो स्टेट का एग्जिस्टेंस बचाए रहना जरूरी है। लेकिन उसकी आड़ में आप राष्ट्रवाद की आड़ में बहुत सारा चीज करते चले जाइए तो ये गलत है। इसका विरोध होना चाहिए, और कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म के अकॉर्डिंग तो पूरा विरोध होना चाहिए, क्योंकि हमारा जो इसेंशियल लिबर्टीज है, और यही देखो फंडामेंटल राइट्स में तुम पढ़े भी होगे, कौन कौन से 2 आर्टिकल हैं जो इमरजेंसी में भी उनको लागू किया जाता है? सर आर्टिकल 21 और आर्टिकल 20-21। हाँ, 2 आर्टिकल। सोचो कि हमारे फाउंडिंग फादर्स या संविधान मेकर जो थे वो कितने दूरदर्शिता वाले, कितने विजनरी थे, दूरदृष्टि उनकी थी। तो उन्होंने कहा नहीं, ये अब देखो, ये यहाँ जो क्रिटिसिज्म वार का देख रहे हो, वो 2 आर्टिकल जरूरी है कि नहीं जरूरी है? यह संविधानवाद तुम्हारे फंडामेंटल राइट से जुड़ रहा है, जुड़ा? यही क्लास का काम है। ये बुक में नहीं मिलेगा, ये किताब में नहीं मिलेगा, ये क्लास का यही काम है। और बाकी तो सबके पास बुक रखा हुआ है। तो इस तरह ये जो है वार का आड़ लेकर के, और जो प्रेजेंट टाइम की सरकारें हैं भाई, तो तुम देख ही रहो कितना डर दिखा दिखा के, कश्मीर में ये हो जाएगा, बांग्लादेश में वो हो रहा है, पता नहीं क्या क्या जो है। और इलेक्शन आता है तो ये चीजें और ज्यादा जो है नजर आती है इलेक्शन टाइम में। और ये से क्या, पोलराइजेशन ऑफ वोट के लिए, पॉलिटिक्स के लिए, टू अटेन द पावर, पावर गेन करने के लिए। पावर में सोचो, पावर ऐसी मोह माया है जिससे कोई भी पॉलिटिशियन, चाहे वो और पॉलिटिशियन ही नहीं, कोई मठाधीश, चाहे वो रिलीजियस लीडर ही क्यों ना हो। अभी हत्या हो गई थी कि नहीं बागंबरी गद्दी में?
जी सर। इसलिए हत्या, वहां तो हत्या नहीं होनी चाहिए, वहां मर्डर होना चाहिए, बताओ। नहीं सर, नहीं होना। वहां भी हो गया, किस लिए हो गया? उसी सत्ता के लिए। बहुत बड़ा धन संपत्ति उस मठ के पास है, ठीक है। तो डिफेंस करने के नाम पे और क्या करता है? और ये तो चलो लिबर्टीज को जो कर्व कर ही देता है, लिबर्टीज को समाप्त कर ही देता है। गवर्नमेंट तमाम ऐसे मेजर्स लेता है, कंपल्सरी मिलिट्री ट्रेनिंग, नेशनलाइजेशन ऑफ मेजर इंडस्ट्रीज, सेंसरशिप ऑफ द प्रेस, प्रेस का सेंसर करना, प्रेस पे पाबंदी लगाना। और देखो मिलिट्री ट्रेनिंग बड़ा अच्छा लगता है, इजराइल की तरह यहाँ ट्रेनिंग होना चाहिए। संविधानवाद पढ़ोगे तो कहोगे कि मिलिट्री ट्रेनिंग होनी चाहिए। नहीं सर, नहीं। और हमारे देश में तो बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। वो 3 घंटे 4 घंटे का जो ट्रेनिंग उसको दे दोगे 2 4 6 महीने का, वो फिर क्रिमिनल हो जाएगा, क्रिमिनल हो जाएगा वो, है समझ में? तो इसीलिए इजराइल नहीं है, वी आर इंडिया। हमारा नीड अलग है, हमारा सोसाइटी अलग है। हमारे देश का इजराइल जैसे पता नहीं कितने देश हमारे भारत में हो जाएंगे। आ रहा है समझ में? जी सर। तो अंधानुकरण भी करना ठीक नहीं है किसी भी चीज का, किसी भी कंट्री का, ठीक है। तो ये सारी चीजें भी होती हैं। प्रेस और प्रेस पे रोक लगाना अपने आप में आर्टिकल 19 का उल्लंघन है कि नहीं है? और ये सब किस आड़ में किया जाता है कि फॉर द डिफेंडिंग ऑफ द कंट्री, कंट्री को डिफेंड करने के नाम पे ये सब चीजें होती हैं, ठीक। आ रहा है कुछ समझ में कि नहीं? आप संविधानवाद का दुश्मन समझ में आया? नहीं आया सर? आ गया, आ गया ना। ये वार की वजह से क्या क्या होता है। और ऐसे भी देखो तमाम कश्मीर वगैरह हमारे यहाँ भी दिखा नहीं है, चाइना में भी दिखाया जाता है, ऐसा नहीं है। चाइना में भी कभी कभी तुम जब इलेक्शन आता है ना तो ये देखोगे कि बॉर्डर डिस्प्यूट और बहुत सारी चीजें दिखाई जाती हैं, बताई जाती हैं। तो इसीलिए भी युद्ध होता है। और जब हम लोग रूल ऑफ लॉ पढ़ेंगे तो वहां इस पॉइंट को और इलेबोरेट करेंगे, उसको और एक्सप्लेन करेंगे कि कैसे रूल ऑफ लॉ खतरे में है। अब सोचो अमेरिकन इलेक्शन है और उसको रसिया इन्फ्लुएंस करा, ट्रम्प का इलेक्शन याद होगा तुम्हें, तो ट्रम्प का इलेक्शन याद है? याद है सर। उसमें रशियन इन्फ्लुएंस था कि नहीं था, इंटरफेरेंस? जी सर। तो डेमोक्रेसी के लिए खतरा है कि नहीं खतरा है? जब डेमोक्रेसी के लिए खतरा है तो रूल ऑफ लॉ के लिए खतरा है। ये खैर हम लोग अगले टॉपिक में करेंगे, जो अगला टॉपिक रूल ऑफ लॉ आना है, ठीक। चलो, और जो आप एक कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नमेंट है, जैसे अब इतिहास में जाके देखो, इटली, जर्मनी, जापान, सेकंड वर्ल्ड वॉर का टाइम अब चले आओ। सेकंड वर्ल्ड वॉर के समय इटली, जापान, जर्मनी ने क्या किया? जर्मनी में जो हो रहा था, हिटलर जो कर रहा था, वो भी तो जनता की भलाई के लिए कर रहा था कि नहीं कर रहा था? वो चाहे भले अपने लिए कर रहा था, अपनी जिद के लिए कर रहा था, अपनी ईगो के लिए कर रहा था, लेकिन वो दिखा क्या रहा था? यही दिखा रहा था कि हम तो जर्मन्स की भलाई के लिए, जर्मनी की भलाई के लिए कर रहे हैं। और जर्मनी का बहुत बड़ा नुकसान किया। अगर आज के टाइम में उसका एनालिसिस करोगे तो जितने अमेरिकन पॉलिटिकल साइंस, जितना पॉलिटिकल साइंस का डेवलपमेंट अमेरिका में हुआ है, अगर बिहेवियरलिज्म का डेवलपमेंट पढ़ोगे तो ये जितने जर्मन से इंटेलेक्चुअल भागे हुए हैं, सबको अमेरिका ने इस्तेमाल कर लिया, उनके इंटेलेक्ट को। और वहां जो है अच्छा खासा डेवलपमेंट पॉलिटिकल साइंस का, पॉलिटिक्स का भी हुआ। और ये लोग अगर वहां होते तो वहां होता। कार्ल मार्क्स कहाँ का था? जर्मनी का ही ना था? यस सर। और हेगल भी जर्मनी का था, सोचो। तो ऐसे ही लोग भागे होंगे ना जो अमेरिका गए होंगे। और जो एटम बम बना, जिस एटम बम से शांति आई, वो एटम बम बनाने वाला भी कहाँ का था? वो भी जर्मनी का था। तो सोचो, इंटेलेक्चुअल क्लास को अगर आप महत्व तो नहीं देते हैं तो आप कितना बड़ा लॉस करते हैं अपने एज ए होल कंट्री का, एज ए होल सोसाइटी का, एज ए होल पूरे नेशन का। अब आ रहा है लॉस समझ में कि जर्मनी और इटली ने क्या किया। इसलिए देखो एग्जांपल भी दिया उसने
क्लास में माइक ऑन करके बोला करो, ये मैसेज से डिस्टरबेंस होता है। मैसेज आता है तुरंत चला जाता है। क्लास में मैं बार बार इसीलिए कहता हूँ, मैं तो एकदम फ्री छोड़े रहता हूँ यार, इतना लिबर्टी तो क्लास में कभी इतना लिबर्टी जॉन लॉक भी नहीं दिए थे। नहीं, हम लोग तो लिबर्टी हमेशा, लिबर्टी का मैं बहुत, जेएस मिल पढ़ना तुम्हारे अगर थॉट वाले पेपर में होगा तो, वेस्टर्न वाले में। हाँ सर पढ़ा। जेएस मिल जरूर पढ़ना, लिबर्टी के बारे में जब पढ़ लोगे तो तुम दूसरों की लिबर्टी का फिर सम्मान करोगे। एक्सप्रेशन एंड थॉट इसलिए इन्होंने कहा है सर। हाँ चलो, अच्छा और क्या है, बहुत सारे संविधान में, अब जैसे देखो वार के लिए जो अपने यहाँ का संविधान देख लो, कंपैरेटिव पॉलिटिक्स है ना, अब यहाँ भी इमरजेंसी की व्यवस्था है कि नहीं है? और इमरजेंसी के टाइम में जो हमारा संविधान कैसा हो जाता है, यूनिटरी हो जाता है, एकात्मक हो जाता है। और जब एकात्मक हो जाता है तो जो फेडरल यूनिट्स हैं उनका ऑटोनॉमी नुकसान होता है कि नहीं होता है? यस सर। सर होता है। और उसकी वजह से बहुत सारा, तुम जब नेशनल इमरजेंसी वाला अगर चैप्टर पढ़े होगे तुम लोग संविधान में, तो उसकी वजह से बहुत सारे फंडामेंटल राइट्स पे भी क्या होता है, रेस्ट्रिक्शन लगाया जाता है, जिसके ऊपर हम लोग चर्चा लिबर्टीज और उसके बारे में कर ही चुके हैं। जब आपके फंडामेंटल राइट्स को कर्व किया जाएगा तो जाहिर सी बात है कि कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म को कहीं ना कहीं दरकिनार किया जाएगा कि नहीं किया जाएगा? लेकिन अब अपने जैसे जर्मनी, इटली, जापान का एग्जांपल दिया, तो ऐसा नहीं है, ऐसे भी कंट्री हैं जो वार के टाइम में इनकी तरह बिहेव नहीं किए, जैसे फ्रांस और ब्रिटेन। तो इटली, जर्मनी, जापान अलग व्यवस्था है, वो भी देखो स्टेट है, कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेट थे, वो अलग तरह का वार के टाइम भी है, वार का ढाल बना करके बहुत सारा उल्टा सीधा काम किए जो कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म के अगेंस्ट था। लेकिन वहीं ब्रिटेन और फ्रांस है, वो ऐसा नहीं किए। और जब युद्ध टल गया उसके बाद भी वहां ऐसा हुआ, और यहां जैसे जैसे नॉर्मल सिचुएशन आता गया तो कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नमेंट रीस्टोर होती चली गई। ठीक है, ये भी है एक एस्पेक्ट, ये भी है वार का। और कई गवर्नमेंट या वहां का व्यवस्था ऐसा है, जो संविधान की व्यवस्था ऐसी है कि बहुत सारे क्लॉज हैं कि पावर्स ऑफ द गवर्नमेंट शैल बी अनलिमिटेड ड्यूरिंग द डेज ऑफ वार और आर्म्ड रिबेलियन, जैसे आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन में अगर देखोगे, संविधान में देखोगे तो ये चीज कहा गया है। अब कंपैरेटिव पॉलिटिक्स आ रहा है समझ में, वार पे ही देखो कहां का हम लोग चर्चा कर लिए, इंडिया का, इटली, जापान, जर्मनी, ब्रिटेन, फ्रांस, आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन का। तो उसके पास अनलिमिटेड पावर आ जाएगा। तो जब अनलिमिटेड, तो भाई लिमिटेड है, कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म क्या है, लिमिटेड पावर की बात करता है। ठीक है जी सर। तो ये उसके प्रकृति पे, तो वो स्टेट कैसा है उसकी, जैसे तानाशाही स्टेट प्रकृति का स्टेट है, कोई व्यक्ति तानाशाही स्वभाव का है तो जाहिर सी बात है कि वो मैक्सिमम पावर लेने की बात करेगा। और जो डेमोक्रेटिक होगा, जो लिबरल होगा, तो क्या कहेगा, अरे नहीं यार, इतना ये अपने ही लोग हैं, इन पे अत्याचार क्यों नहीं। जी तो और नेचर जो उस समय कुर्सी पे बैठा है, प्लस उसका, प्लस जो कॉन्स्टिट्यूशन है और जो कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म वहां का है, उसका नेचर इस पे भी डिपेंड करता है। इमरजेंसी पावर ऑफ प्रेसिडेंट है जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में है, और ऐसे ही वेमर कॉन्स्टिट्यूशन है, वहां भी यही वो है, क्या बोलते हैं, इमरजेंसी प्रोविजन है। और ये कहीं ना कहीं फ्यूचर में टोटलिटारियनिज्म, और जब तुम प्रेसिडेंट वाला चैप्टर पढ़ रहे होगे तो वहां ऐसी संभावना भी व्यक्त की गई होगी कि प्रेसिडेंट जो है तानाशाह हो सकता है। अगर कोई मनबड़ आदमी आ जाएगा तो हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? जी सर। ऐसा वहां पढ़े होगे जब इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ रहे होगे तो द
extent to which constitutional government has been suspended, जो constitutional government है उसको आप suspend कर दीजिए in the time of war, where is a great deal, कहीं कुछ है कहीं कुछ है। और जो डिफरेंट कंट्री का हम लोग एग्जाम्पल देखे तो देखे ही देखे। अब चलो नॉर्थ कोरिया को ले लो, नॉर्थ कोरिया में तो युद्ध भी नहीं चल रहा है तो भी ऐसी व्यवस्था है। म्यांमार का ले लो, म्यांमार को ले लो, चलो पाकिस्तान को ले लो, जब वहां सैनिक शासन हो जाता है, मिलिट्री रूल हो जाता है तो क्या हो जाता है, युद्ध हो रहा होता है क्या? युद्ध नहीं हो रहा था तो भी ऐसा व्यवस्था है, कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नमेंट किनारे हो गई। चलो लेटेस्ट एग्जांपल ले लो, इसका बगल में यूज किया है अफगानिस्तान। अफगानिस्तान में कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म है क्या? जो आधी आबादी वहां पे है, जो औरतें हैं, क्या वो ये फ्रीडम एंजॉय करते हैं जो अपने यहाँ एंजॉय करते हैं लोग? नहीं सर, बिल्कुल नहीं सर। नहीं सोच लो, वार का टाइम हटा ही दो, वार तो एक अलग चीज हो गई। तो ये फ्यूचर के टोटलिटारियनिज्म की तरफ ये अग्रसारित है, जो कहीं ना कहीं सोसाइटी के लिए, समाज के लिए अच्छा नहीं है। तो आप वार को एक्सेप्ट करके या वार का भय दिखा करके, युद्ध का भय दिखा करके डिस्ट्रक्शन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नमेंट मत कीजिए, इन एवरी केस मत करिए। ठीक है, आपको जरूरत है आप कीजिए, लेकिन आप प्रत्येक केस में, प्रत्येक युद्ध में ऐसा मत कीजिए। भाई कुछ डिग्री तक उसको आप कर सकते हैं, लेकिन जितनी आपको जरूरत हो। लेकिन अगर तानाशाही स्वभाव का व्यक्ति है तो वो थोड़ा आगे बढ़ के करेगा। चलिए कल हम लोग इमरजेंसी और सोशियो इकोनॉमिक की चर्चा कर लेंगे। टाइम हो गया, थोड़ा जाना है डिपार्टमेंट में। सर, हाँ बोलिए सर मुझे क्वेश्चन पूछना है सर। ये जो मतलब सरकार प्राइवेटाइजेशन कर रही है, उसका मतलब दोनों पक्ष बता दीजिए। मतलब कहते हैं कि उससे देश के पास पैसा आएगा। नहीं, पैसा आएगा, लेकिन वो पैसा जैसे जो असेट है और बहुत से लोगों का रोजगार है। हमने कहा ना कि जहां देखो प्राइवेटाइजेशन में जहां प्राइवेट मजबूत हो रहा है, लेट देम डू। बिजनेस करना गवर्नमेंट का काम नहीं है, तो वहां तक तो सही है। लेकिन हॉस्पिटल कौन प्राइवेट कंपनी देगा बताओ? जैसे एयर इंडिया कर दिया, कोई बात नहीं है, एयर इंडिया बोझ हो गया था सरकार के। लेकिन जैसे एजुकेशन, तुम्हारा फी वृद्धि कर देना। अब तुम इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में जितने में पढ़े, कभी जो प्राइवेट संस्था में नहीं पढ़ पाओगे उतने में। हम लोग जेएनयू का ले लो, हम लोग जेएनबी में से पढ़े हुए हैं, जवाहर नवोदय विद्यालय से स्कूलिंग हम लोगों की हुई है। फ्री फंड में हम लोग पढ़े हैं, समझ लो 6 से 12 तक। और वैसी पढ़ाई, जो पढ़ाई शहरों में अच्छे अच्छे घरों के बच्चे प्राप्त करते हैं। हम लोग तो गांव में पले बढ़े, लेकिन राजीव गांधी के सपने के हिसाब से हम लोगों का क्या हुआ? हम लोगों का राइट टू इक्वलिटी आया कि नहीं आया? इक्वली हम लोग एजुकेशन, बढ़िया एजुकेशन प्राप्त किए कि नहीं किए? तो कहीं ना कहीं जो ग्रामीण क्षेत्र के बच्चे हैं उसमें पार्टिसिपेट किए कि नहीं किए? और वो जो पढ़े, तो ऐसा नहीं है, हर व्यक्ति लगभग वो नौकरी कर रहा है, चाहे प्राइमरी में टीचर हो, चाहे फोर्स में हो, कुछ अफसर्स भी हैं। आई बात समझ में? तो ये कैसे हुआ? आर्मी का क्या, मतलब जो आर्मी के 42 वो थे उसको 7 में चेंज कर दिए, उसका क्या मतलब है? कौन सा क्या चेंज किए? मतलब कि मतलब जो हमारी सेना है वो 42 उसमें कैंप, मतलब किसी में वो थी तो उसको वो करके 7 में कर दिया गया। और मतलब कह रहे थे कि इससे संख्या मतलब घटा दी है। ये सरकार बहुत चालाक है, संख्या घटा दी होगी। हाँ सर, की मतलब संख्या घटाएगी। ये बहुत ही घटिया सरकार है। ये कहती कुछ है, करती क्यों नहीं कर रहा है? अगर इतना गलत ही है। अभी जैसे हम लोग वार टाइम का पढ़ रहे हैं कि वार टाइम का दिखा के ऐसा ऐसा, ये ऐसे ही कर रही है। ठीक है, फैसले सर ऐसे ही हुए हैं, ऐसे ही हुए भाई, ऐसे ही हुए हैं। ये गलत है ना, गलत है तो उसका देखो अगले इलेक्शन में आ जाएगा समझ में। ये डेमोक्रेसी इसीलिए तो जरूरी है, इसीलिए इलेक्शन जरूरी है ना। अगले इलेक्शन में चले जाएंगे ये लोग। और अगर पॉलिसी अच्छी नहीं, ये हम लोग ऐसा कैसे कर सकते? हम लोग भगवान थोड़े नहीं है। लेकिन अगर पॉलिसी मान लो मैक्सिमम लोगों को अच्छी लग रही होगी तो बताएंगे लोग, और नहीं अच्छी लग रही है, जैसे हमें तो नहीं लग रहा कि अच्छी लग रही है, क्योंकि रोजी रोजगार सब चौपट है।
और रोजी रोजगार सरकारी नौकरी में बात नहीं कर रहा हूँ, रोजी रोजगार ये सब्जी बेचना, फल लगाना। जब लोगों के पास पैसा ही नहीं का तो खाएगा कौन यार? लगाए रहो दुकान, 10 दिन में सड़ जाएगा। जी सर। चलिए कल हम लोग इमरजेंसी और उसकी बात करेंगे, सोशियो इकोनॉमिक डिजनरेशन की। ठीक है, थोड़ा सा टाइम हो गया है, अब जाना है यूनिवर्सिटी भी। सर एक क्वेश्चन कल कीजिएगा कल। सर बहुत चलिए बहुत छोटा पूछिए सर। यूनिट सेकंड कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म में एक टॉपिक है अमेंडमेंट्स एंड रिवीजन। सर उस टॉपिक में समझ नहीं आ रहा क्या पढ़ना है, अगर आप कुछ बता देते। अरे भाई, तो संविधान में अमेंडमेंट एंड रिवीजन का काम कैसे होता है? अमेंडमेंट 360 जैसे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में 368 पढ़िएगा, जिसमें अमेंडमेंट का प्रोविजन है। ठीक है, और जो सुप्रीम कोर्ट की रूलिंग्स आती है वो भी अमेंडमेंट होता है, वो भी एक्ट का ही उसका प्रभाव है, ऐसा नहीं कि सिर्फ वहीं से होता है। और पार्लियामेंट जो एक्ट बनाती है वो भी होता है, और तमाम रूल एंड रेगुलेशंस बनते हैं उससे भी होता है। ठीक है, वो एक चैप्टर होगा, तो सिर्फ यही का नहीं है। इंडिया का मान लीजिए हम लोग पढ़े हैं, तो क्या इसमें अमेरिकन का, चाइना का, इन सब का भी पढ़ना है? तो अमेरिका का पढ़े, जैसे कंपैरेटिव कैसे होगा? कहीं कुछ व्यवस्था होगी, कहीं कोई व्यवस्था होगी, कहीं प्रेसिडेंट को पावर होगा, कहीं प्रेसिडेंट को पावर नहीं होगा। तो यही कंपैरिजन करना, और क्या करना है। कहीं का प्रक्रिया बहुत टफ होगा और कहीं का प्रक्रिया जो है बहुत सिंपल होगा। हमारे यहाँ दोनों का मिक्सअप होगा। हाँ, हमारे यहाँ फ्लेक्सिबल है, हमारे यहाँ दोनों का मिक्सअप है। ऑर्डिनरी लॉज जो है वैसे सामान्य मेजॉरिटी से हो जाता है, कुछ लॉज जो है स्पेशल मेजॉरिटी से होता है, कुछ लॉज जो है 2/3 स्टेट उस पर रेटिफाई करते हैं तब जाके होता है। जी ठीक। तो सर क्या सबका पढ़ना पड़ेगा? नहीं भाई, 2-4 जगह का देख लो जो तुम्हारे पास, जैसे BA1 में जो अमेरिका उतना पर्याप्त है बस। और ओके सर। ठीक है, ओके, थैंक यू। थैंक यू सर। थैंक यू। थैंक यू ओके, थैंक यू सर। नमस्ते सर। थैंक यू सर। सर गए। थैंक यू सर।